बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को एक मरतबा फिर सील कर दिया गया है और इस मरतबा जो सील किया गया है वो पुलिस ने नहीं किया, वो कोई और ज़िली इंतज़ामिया उन्होंने नहीं किया आके, बल्कि इस मरतबा सील किया है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने। यानी कॉरपोरेशन वालों ने आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको सील किया और उसमें जो वजूहात बताई ये ज़रा आप सुनिए कि इस्लामाबाद में इन वजूहात की बिना पर ऐसा लगता है कि ये पहली बिल्डिंग सील की गई है। इससे पहले हमें कभी किसी बिल्डिंग के बारे में या किसी घर के बारे में या किसी ऑफिस के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अल्लाह के फजल से बेशुमार पुराने पुराने घर हैं इस्लामाबाद में, तारीखी नौइयत के, और ऐसी जगह और बिल्डिंग्स भी हैं जिनके बारे में हमेशा डर और खदशा रहता है कि ये गिरी ना जाए। लेकिन ये देखें, आसमानी बिजली से बचने के इंतजामात नहीं हैं इस घर में। और ज़रा अपने घर में अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो ज़रा देखिएगा कि आपके घर में ये सारे इंतजामात हैं, वरना आपका घर भी सील हो जाएगा। तो आसमानी बिजली से बचने के इंतजामात नहीं है। आग बुझाने के लिए जो पानी का एक प्रॉपर वो इंतज़ाम होता है ना, वो छतों पे लगा हुआ होता है, वो नहीं है। धुएँ के अखराज का कोई इंतज़ाम नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ये जो वायरिंग का निज़ाम है ये भी अच्छा नहीं है इस घर के अंदर। तो ये सारी वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया है। तो वायरिंग वाला जो मसला है वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। और यहाँ से मुझे याद आया कि वायरिंग का मसला सिर्फ इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट का नहीं है, ये पूरे मुल्क की वायरिंग का मसला है। हमारे मुल्क की जो वायरिंग है ना वो ख़राब है। हमारे मुल्क की वायरिंग ठीक होने वाली है। हम बार बार बल्ब बदलते रहते हैं, कभी ये वाला बल्ब बदल देते हैं, कभी वो वाला बल्ब बदल देते हैं, कभी यहाँ से बल्ब बदल देते हैं। तो बल्ब बदल बदल के हमने बड़ी कोशिश की, चानन नहीं हुआ, यानी रोशनी नहीं आई, बड़े हमने बल्ब बदले हैं। तो असल में हमें वायरिंग पे तवज्जो देनी पड़ेगी। मुल्क की वायरिंग ठीक होने वाली है, एक ऑपरेशन के ज़रिए से वायरिंग ठीक हो जाएगी तो फिर आपको बल्ब नहीं बदलना पड़ेगा। बहरहाल बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। रऊफ़ हसन साहब को पेश किया गया अदालत में। देखें, 70 साल के आदमी हैं, कैंसर के वो पेशेंट हैं और उनकी हालत भी आपके सामने है। ऐसे बुजुर्ग शहरी के ऊपर पहले ख्वाजा सराओं ने हमला कर दिया, उन्होंने उनके चेहरे पे इतना लंबा कट लगा दिया, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर गए और उसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर बातचीत कर रहे थे। फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी साजिशें रऊफ़ हसन साहब कर रहे हैं। 70 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी एक पॉलिटिकल उनकी सोच है, उसके मुताबिक वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, क्या हमारे इदारों में बैठे हुए लोग ये सब कुछ जो है वो अपने साथ बर्दाश्त करेंगे या अपने वालिदैन के साथ बर्दाश्त करेंगे जो उन्हीं की उम्र के हैं जिस उम्र पे रऊफ़ हसन साहब हैं? तो हर एक की अपनी एक ओपिनियन होती है, उसका एहतराम करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। अब कल ही मैंने आपको बताया कि अमेरिका में कैसे उधेड़ के रख दिया अमेरिकन जो अवामी नुमाइंदगान हैं, उन्होंने वहाँ की सीक्रेट सर्विस चीफ को, आपने देखा नहीं कैसे उन्होंने उधेड़ के रख दिया। तो पाकिस्तान में तो यानी बात करने की भी इजाज़त नहीं है, जो बात करता है उसके साथ ये होता है। अब कह रहे हैं जी अहमद वक्कास जिसको पकड़ा गया था, वो बेचारे को पकड़ा था, उस बंदे को पीटीआई का बंदा पकड़ा, उसके घर से पकड़े जाने की उसकी फुटेज है, नज़र आ रही है कि जनाब ये घर से पकड़ा जा रहा है, ये फुटेज है। ये नामालूम लोग आए, कुछ यूनिफॉर्म में लोग आए, उन्होंने घर से उसको उठा के उसको लेकर चले गए, सब नज़र आ रहा है, अदालत के अंदर फुटेज मौजूद है। और पुलिस ला के FIR देती है कि जनाब ये जा रहा था रास्ते में, हमें देख के आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गया, हमने इसको पकड़ा तो इसके पास से क्लाशनकोफ और बारूद और बम और डेटोनेटर और पता नहीं क्या कुछ मिल गया। यार हद नहीं हो गई, हद नहीं होगी। उस बंदे का 7 दिन का रिमांड भी दे दिया जज साहब ने। उसकी गिरफ्तारी की वीडियो मौजूद है जहां से वो गिरफ्तार हो रहा है, नजर आ रहा है उसके अंदर ये बंदा गिरफ्तार हुआ CCTV फुटेज के अंदर, लेकिन उसका 7 दिन का रिमांड दे दिया। और उस बंदे का 7 दिन का रिमांड दिया गया जिसको बाजियाब करवाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन हुई थी। अंदाजा कीजिए आप कि बंदा गायब था पहले से। एक और बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने बिल आखिर आमिर फारूक साहब के खिलाफ, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस दायर कर दिया है। ये खबर बहुत पहले दी थी सदीक जान ने और रोला पड़ा हुआ था कि ये खबर सच्ची क्यों नहीं हो रही, अभी तक कुछ मार्केट में क्यों नहीं आया। तो बिलाखिर वो रेफरेंस आ गया है, अब वो सर्कुलेट कर रहा है मीडिया पे। 24 सफ़ों पर मुश्तमिल ये रेफरेंस है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के खिलाफ आया। आमिर फारूक साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ एक सहूलतकार के तौर पर देखती है। वो ये कहते हैं जो भी केस जहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाना होता है या किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज़ को जल्दी करना चाहती है
या तहरीक इंसाफ कहीं पे इंसाफ मिलने वाला होता है तो कोई ना कोई चीज़ आमिर फारूक साहब की अदालत से ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को नुकसान हो जाता है। अब एक साइफर वाला केस जो है उसमें आमिर फारूक साहब और एक और मुअज़्ज़िज़ जज, ये दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो इकट्ठे थे और वहाँ पे फैसला इमरान खान साहब के हक़ में है साइफर वाले केस का। लेकिन अगर आमिर फारूक साहब वहाँ पे फैसला हक़ में ना देते तो एक और एक से बराबर हो जाता और फिर ये चला जाता किसी और जज के पास और वो रेफरी जज जो होता वो फैसला फिर इमरान खान के हक़ में दे देता। तो इस तरह आमिर फारूक साहब को एक शर्मिंदगी होती क्योंकि इस पूरी कोर्ट के अंदर टोटल 8 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 7 जजेस ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है कि वो हक और सच के साथ खड़े हैं और ये 7 वो जजेस हैं जो इंडिपेंडेंटली फैसले देना चाहते हैं। आमिर फारूक साहब के फैसलों में या उनकी सुनवाइयों में या जिस तरह वो तारीख पे तारीख वो देते हैं या जिस तरीके से वो मामलात को ड्रैग करते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है। बार बार इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हमारे केसेस से आप दूर रहें। पीटीआई बार बार ये कह चुकी है कि आमिर फारूक साहब आप हमारे केसेस ना सुने। तो इनका बार बार इस बात के ऊपर असरार था, लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस दायर कर दिया है। देखिए, इमरान खान साहब डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं आमिर फारूक साहब की कुछ चीज़ों से, जिनमें एक केस टेरियन वाइट वाला भी है। और ये केस किस तरह आया, किस तरह उनकी अदालत में लगा, कैसे इसका फैसला हुआ। 3 जजेस बैठे थे, उन्होंने फैसला दे दिया। 2 जजेस की राय आमिर फारूक साहब से मुख्तलिफ थी, आमिर फारूक साहब की राय कुछ और थी। इसके बावजूद बजाय फैसला देने के 1 साल तक इस मामले को वो दबा कर रखा और दबा के रखने के बाद दोबारा एक और बेंच को ये दे दिया। उस बेंच ने दोबारा ना सिर्फ इमरान खान के हक में फैसला दिया बल्कि उसके अंदर पॉइंट आउट कर दिया कि इसका फैसला पहले इमरान खान के हक में आ चुका है, 2 जजेस कह चुके थे। तो आमिर फारूक साहब टेक्निकली इसमें नॉकआउट हो गए और फंस गए और उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि एक बेंच जो तहलील ही नहीं हुआ था उसकी तहलील से पहले एक और बेंच उन्होंने बना दिया। ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन के बाद इमरान खान साहब के पास एक कानूनी नुक्ता था। उस नुक्ते को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर इमरान खान साहब ने ये रेफरेंस फाइल किया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो जुल्फी बुखारी साहब ने की है और ये डेवलपमेंट हुई बरतानिया में। बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक मीटिंग हुई है और उसमें 2 दर्जन के करीब लॉर्ड्स और एमपीज मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो शरीक हुए हैं। जो बरतानिया की वज़ीर दाखिला है प्रीति पटेल, वो इसका हिस्सा थी। एमपी नाज शाह, एमपी लॉर्ड हनान और दीगर जो बहुत सारे एमपीज और लॉर्ड्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोगों ने इसमें शिरकत की, जिनमें एक जुल्फी बुखारी है, जुल्फ़िकार बुखारी, और दूसरी मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहबजादी, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, उनकी साहबजादी गई और जाके उन्होंने शिरकत की और उन्होंने बताया कि एक्चुअली इन लोगों के साथ हो क्या रहा है पाकिस्तान में। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सरवर बारी साहब भी इसके अंदर शामिल थे। सरवर बारी साहब जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पतन के, जो इलेक्शन के बारे में इन्होंने बहुत इंक्वायरी की है और इनको इसलिए दावत दी गई थी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी आकर भी बताए बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कि एक्चुअली पाकिस्तान के इलेक्शन में हुआ क्या। उन्होंने कहा, जी हम 200 एसोसिएशंस पर मुश्तमिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। हम सिर्फ पोलिंग का अमल ही नहीं बल्कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस मॉनिटर करते हैं। अब हम इलेक्शन कमीशन के डाटा का ऑडिट कर रहे हैं क्योंकि ऑडिट करने से बहुत सी कमजोरियां मिल सकती हैं, ये सरवर बारी साहब ने कहा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ज़ियाउल्लाह के दौर में मुझे 14 साल सज़ा सुनाई गई, मैं पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हुआ था। आज भी पाकिस्तान में 1982 वाला डर और खौफ कायम है, लोगों को अगवा किया जा रहा है और लोगों को हिरासा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आज़ादी ना हो तो जमहूरियत नहीं रहती। सरवर बारी साहब ने यह भी कहा। सरवर बारी साहब ने मजीद बताया कि 3 जुलाई को हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 बताकर अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 46 अपलोड कर दिए और फॉर्म 46 जो है वो बैलेट पेपर की तादाद के मुतालिक होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करने के बजाय फॉर्म 46 अपलोड कर दिए। जब शोर मचाया गया तो हमें नहीं पता कि कैसे अगले ही दिन फॉर्म 46 हटाकर फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए। ऐसी 2 नंबरियां हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने 265 हलकों के फॉर्म 47 का ऑडिट कर लिया अभी तक, जिनमें से 208 फॉर्म 47 में हमने संगीन गलतियां नोट की हैं। यानी 265 हलकों में से 208 हलकों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, छोटी मोटी गलतियां नहीं है। छोटी मोटी गलतियां इकट्ठी करें तो सब में ही हैं, लेकिन बड़ी गलतियां हमने नोट की हैं। कैलकुलेशन की गलतियां थी और 74% फॉर्म 47 में रिटर्निंग अफसरान ने अपने नाम नहीं लिखे और ना ही जगह बताई है कि कहां पर रिजल्ट
फाइनल किए गए, ये सरवर बारी साहब बता रहे हैं बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। मजीद उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के हल्के में 3 पोलिंग स्टेशन पर सूबाई सीटों पर टर्नआउट 30% से भी कम, जबकि कौमी असेंबली की सीट पर टर्नआउट 100% से ज्यादा था। यानी मिसाल के तौर पे 3 ऐसे पोलिंग स्टेशन है नवाज शरीफ के हल्के में जहां पे फर्ज करें कि 100 वोट है टोटल, तो जो एमपीए को वोट डालने के लिए लोग आए ना, तो उन्होंने वोट डाले 30 से भी कम, 25, 26, 27 वोट डाले। लेकिन जो एमएनए को वोट डालने आए ना, वो वोट डालकर चले गए 110, 115, 120, यानी 100 वोटों में से भी ज्यादा डाल के चले गए। यानी 100% से ज्यादा, जितने टोटल वोटर है उनसे ज्यादा वोट पड़ गए नवाज शरीफ को वहां से 3 पोलिंग स्टेशन से। और जो एमपीए है, यानी आप जब भी वोट डालने जाते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, आप 2 पेपर आपको मिलते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक पेपर मिलता है सूबाई असेंबली का, एक मिलता है कौमी असेंबली का। आप दोनों के ऊपर एक सफेद होता है और एक ग्रीन होता है, आप दोनों पे ठप्पा लगाते हैं और दोनों को फोल्ड करके डाल देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप सूबाई असेंबली वाला जो है वो जेब में डाल के घर ले जाएं और कौमी असेंबली वाला जो है वो वहां पे वोट कास्ट कर दें, ऐसा तो नहीं होता। तो यहां पे ये इतना बड़ा इंकशाफ है जो सरवर बारी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि हर वोटर को 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक सूबाई असेंबली का, कौमी असेंबली का। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसीलिए मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन मटीरियल को मुंजमद कर दिया जाए, वरना टेम्परिंग जारी रहेगी। फिर इन्होंने जुल्फी बुखारी साहब ने बात की। उन्होंने कहा अचानक हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो तमाम कवानीन को बालाए ताक रखते हुए काबीना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएगी और ये फैसला करवाएगी। ये इस वक्त किया गया जब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है। सरवर बारी साहब का एक और इंकशाफ है। उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और इत्तेहादी हुकूमत अपनी पूरी तवज्जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पटिशंस पर फैसलों को डिले करने पर लगा रही है। यानी वो ये चाहते हैं कि जो धांधली वाले इलेक्शन है वो ट्रिब्यूनल में जाके वहां पे इंसाफ ना हो। ये अपना पूरा जोर अदलिया, मीडिया और सिविल सोसाइटी को मैनेज करने पर लगा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा 110 हल्कों में, सूबाई और कौमी हल्कों में कास्ट वोट का फर्क 40 से 50% है, जबकि टर्नआउट 50% से कम था। तो नवाज शरीफ के हल्के में टर्नआउट 70% से भी ज्यादा हो गया। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब बात वो बता रहे हैं कि 110 हल्कों में ऐसी चीज हुई है कि 110 हल्कों में तो इलेक्शन ही दोबारा होना चाहिए। ये पत्तन की रिपोर्ट है, ये खाली ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पढ़ा देना। या मेरे ख्याल में जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी का धांधली वाला केस खुले तो ये पत्तन को जरूर उसके अंदर एक पार्टी बन के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तंजीमों की नुमाइंदगी करती है। ये सरवर बारी साहब और उनकी टीम वहां पे जाए और खड़ी होकर अदालत में बताया कि ये इलेक्शन ही फारग हो गया। ये यानी 110 हल्कों के अंदर 40 से 50% का जो है वोट कास्ट का फर्क है। इतना बड़ा फर्क है, ये तो इलेक्शन माना ही नहीं जा सकता कि ये एक इलेक्शन भी है। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा हमारी इस मीटिंग का मकसद है कि 250 मिलियन लोगों की जमहूरियत, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में दुनिया को हम आगाह करें। और उन्होंने कहा जी इलेक्शन के दौरान हमारे 13,000 वर्करों को इमरान खान, उनकी एहलिया और मरकजी क़यादत समेत कैद में डाला गया। आज भी इमरान खान, उनकी एहलिया और मरकजी क़यादत समेत हमारे 3,000 लोग कैद में हैं। आज की हमारी मीटिंग की अहमियत को देखते हुए हमारे इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को भी अगवा कर लिया गया है। कल पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट पर गैर कानूनी बेबुनियाद छापा मारा और कोई इंटरनेशनल कैंपेन चलाने का जवाब बनाकर हमारे निगरान चेयरमैन को गिरफ्तार करके रिहा कर दिया गया बाद में। लेकिन साथ रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान है पार्टी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद जंजुआ ने मुझे 2-3 हफ्तों से बताया था कि मुझे उठा लेंगे। मैंने कहा अंडरग्राउंड चले जाओ और मोबाइल पर राब्ता रखो। तो उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता। सोचें उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिनके बेटे पर FIR काटी गई है कि उसके पास गैर कानूनी हथियार और बारूदी मवाद है और वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ उसके राब्ते हैं। ये जुल्फी बुखारी साहब ने कहा। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि हमारी पार्टी एक ऐसे, उसके लिए हालात ऐसे बना दिए गए हमारी पार्टी के लिए कि जब कोई गिरफ्तार होता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। अगवा नहीं हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होकर फिर भी कुछ ना कुछ दिफा के लिए हुकूक मिल जाते हैं, लेकिन अगवा हो जाओ तो फिर कोई किसी को पता नहीं चलता। वो बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हैं। बड़ा खौफनाक उन्होंने इंकशाफ किया और वो किया उन्होंने अजहर मशवानी के बारे में। उन्होंने कहा हमारे जिला वतन सोशल मीडिया हेड अजहर मशवानी ने ट्वीट करके कहा कि मैं आज की इस मीटिंग में शामिल होऊंगा। तो इसके बाद अजहर मशवानी के भाई, जो कि पहले से ही 1 माह से अगवा हैं, 1.5 माह हो गया अब तो, उनके मोबाइल से अजहर मशवानी को कॉल करके कहा गया कि अगर तुम इस मीटिंग में शामिल हुए तो तुम्हारे वालिदैन को भी अगवा कर लेंगे। जिसके बाद अजहर मशवानी ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं आज की इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा क्योंकि मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। अब अंदाज़ा कर लें आप
फिर जुल्फिकार बुखारी साहब ने और बहुत सारी बातें की और सरवर बारी साहब का एक और इंकशाफ है। उन्होंने कहा 265 हलकों के फॉर्म 47 का ऑडिट किया, जिसमें 208 के फॉर्म 47 जो हैं वो बिल्कुल उनमें संगीन गलतियां हैं। फिर इसके अंदर जो है मेहर बानो कुरैशी साहबा ने बताया कि किस तरह इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन से 4 हफ्ते कबल 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने PTI से इंतखाबी निशान बल्ला छीना। ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं और बड़ी तफसील के साथ इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ रखी। और मुतालबात जो सामने आए हैं वो ये हैं कि जेलों से फौरी तौर पर कारकुनों को रिहा किया जाए, इंतखाबात के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए और तहकीकात की जाए। इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत परेशान है, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल को लेकर उनकी परेशानी दूर की जाए। और ये जो तासुर है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये प्रो पाकिस्तान मीटिंग है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये जी सारा लुब्बे लबाब था जो कुछ भी हुआ। बनू में जो सूरत-ए-हाल है वो किस तरफ जा रही है और बनू से जो जरगा आया है उसके मुतालबात क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके सामने रखूँगा अगले वीलॉग में। फिर आपको मैं बताऊंगा कि मुराद सईद के हक़ में करारदाद आई खैबर पख्तूनख्वा से और दीगर कुछ चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।